आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, ठीक मेरे पीछे सीटों की गद्दी पर बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई साहब, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं। मैं बिल्कुल शांत बैठा, सार्थक जी ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। वाह वाह, क्या बात है। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, मैं ठीक गांव से निकला हुआ कवि हूं। मैं मात्र 8वीं पास हूं। ये जितने कवि हैं बड़े विद्वान कवि हैं। किसी पीएचडी है, कोई एसटीजी है, कोई एमए, कोई बीएड है, पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मार लियो कर कपताई रहे वो 8 पास मैं कर रहा हूं। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, बढ़िया भाई। कि मैं 8 पास कवि हूं। कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसे निकल जाएं तो आप मुझे माफ कर देना साहब। तो माफ के अलावा आप मेरा करोगे ही क्या? मैं एक बात बताऊं साहब, जब मेरी सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कोई नहीं आया, तो मैं बाबा निर्मल जी के यहाँ चले गया। हाय हाय, क्या। मैंने कहा बाबा मेरा कहीं से संबंध नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा बेटा तेरे जेब में क्या है? मैंने बताया बाबा फोटो है। बोल बता किसका है? उनको बताया। मैंने कहा अरे बोले ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। बोले इसको पटक दे। तो मैंने कहा बाबा क्या रखूं? बोल दिग्विजय सिंह को धर ले। भाई साहब, जिस दिन से दिग्विजय सिंह का फोटो रखो तमाम सगाई वाले आना शुरू हो गए। आमे चले जाएं, आमे चले जाएं साहब। एक दिन सगाई वाले जाने लगे, मेरे पिताजी ने उनको पूछा, बोले भाई साहब, बोला आपने लड़का देख लियो? तो सगाई बोले ठीक है हमने तो देख लियो, पर अब यहाँ को डॉक्टर को बताइयो। अरे डेगिया जी, आप एक बात बताएं, अगर फोटो दिग्विजय सिंह के से सगाई हो जाती तो राहुल गांधी ने पूरा ही रखा हुआ है। जब जब सोनिया जी भाषण करती हैं, जब यही बात कहती हैं कि बहु मत दो, तो राहुल बाबा को हुए कहां थे जब बहु मत दो ही के ही है। लीजिए साहब, मैं अपनी औकात पा रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। जब मैं घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश नौझील जा रहा हूं। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कि पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम कोई दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखे हो। बोल क्यों? बोल रात हम कुत्ता मुंह देगो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब, मैं वेयर बस अड्डे पे आया। कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बोल बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तो आ जाए, स्वर्ग पहुंचा दो। मैंने गुस्से में कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? में मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा 32 तेरे और 32। बहुत अच्छे भाई साहब, सार्थक जी उसी बस में थे, मुझे पता नहीं था सार्थक जी बैठे। भाई साहब, मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने सार्थक से कहा भाई साहब विकलांग हूँ पैर से। सार्थक जी आप मुझे बैठ जान दो। मेरे से कहा पीछे जा। एक पीछे वाले मधुर बीच बैठे, उनसे कहा मैं बैठ जान दो। भाई आगे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा है। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब, मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर जाकर के रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करश्मा। भाई साहब, बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। सार्थक जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगे? मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। नहीं नहीं आप रहने दो। फिर एक सज्जन ने कहा बोल मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जा। बोल नहीं, लेकिन भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। भाई साहब, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब, बस चली,
थोड़ी दूर जाने के बाद बस खाली हुई, एक सवारी उतरी, बस सीट खाली हुई। मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस बस में एक औरत थी, औरत के गोदी में बच्चा था। तो वो औरत मेरे से बोली, बोल बाबा बोल हम आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। बोल कितना? मैंने 8 पास किया है। तो बोल देख खिड़की के बगल में क्या लिखा है? भाई साहब बस में लिख रहा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो जब आप बीड़ी पीना मना है फिर भी आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने बीड़ी तुरंत फेंक दी और बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है? कहा। बोला हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है? तो उसमें लिख रहा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। भाई साहब मुसाफिर बस अड्डे पे आया, एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे मैं सब ऐसे ही पैसे मांगे। तो मैंने कहा भिखारी से ठीक है भैया मेरी हैसियत ऐसी है। सार्थक जी माँ बैठे थे, मैंने तुरंत इनकी तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा भैया इनते ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने सार्थक जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के वो भिखारी मेरे से बोला बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब छोकरवा रे बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल बाई के चक्कर में भिखारी बनी हो ना, मैं हूं हेलन में रह रहा हूं तेरी तरह पहले। लीजिए भाई साहब जब ठीक मैं भरतपुर में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, मेरे से आकर के बोली बाबा। मैं हाँ बेटा। बोल तेरा फोटो दे जा, तेरा फोटो दे जा। मैंने कहा भाई मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगी? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे, बच्चा रो मत नहीं हुआ। और भाई साहब जब ठीक मैं आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा और बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साहब नौझील में एक कब सम्मेलन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ कभी हूँ। बोला आप क्या के कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून देंगे, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना आए तो चेक क्या कराऊंगा? बोला आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही देंगे तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और ज्यादा नाते घरवाली घर में आई है डॉक्टर साहब, आधा नाते लो चल रहा है। लेकिन भाई साहब मैंने जिस दिन से लो चल रहा है मैं डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां वो काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब मैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के बारे में कोई रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जयपुर के उस अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या बात है, वाह वाह। मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति आपके चरणों में रख रहा हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे देना और अगर पसंद नहीं आए तो सार्थक जी से कहना कि किसको यहाँ खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। देखिए साहब मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा तेरी उम्र 60 साल की हो गई,
या हाथ से लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोले ओज लिख। अरे मैंने कहा बाबरी मुझ में बोझ ना है तो मैं ओज क्या लिखूंगा? और भाई साहब ओज में इसलिए नहीं लिख सकता कि हमारे भाई साहब बहुत वरिष्ठ कवि मनवीर जी एक ओज के बहुत अच्छे कवि हैं। एक दिन ओज की कविता पढ़ रहे थे साहब, इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन के इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोले बहन जी मनवीर जी तो ओज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते। बोल बहन मैंने कभी सुनी नहीं। बोल मेरे साथ चल, कल कब सम्मेलन है। तो मनवीर जी की धर्मपत्नी को लेकर के इनकी पड़ोसन आई, और जब मनवीर जी इनकी कविता पढ़ने की बारी आई, क्योंकि ओज के कवि हैं साहब, ओज में बात करेंगे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सिरोतान में तो खड़ी है कि घरवारी बोली वो रंदा चड्डी बुनियान बदले तो 15 दिन आएगा तू का धरा गगन न बदलेगा। इसलिए साहब अपन ओज नहीं लिख सकते। तो घरवारी ने कही बोल श्रृंगार लेके, मैंने भगवान ने रंग रूप ही ना दियो। तो बोल गीत लेके, मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा। मेरे देश में ऐसे से गीत चले जो बंटा ढार कर दिया। भाई साहब मैं छोटा था, मेरे बाबा कहते गीत गा। भाई साहब मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूं कि बेटा गीत गा, तो पता है नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। ऐसे से गीत चले साहब। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही मिल गई तो ककुआ में गिर के मर जाएगा। ये गीत ऐसा चलो, तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता आएगा। ये गीत ऐसे चलो, मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहू ने मिलो सजना, यहाँ जाती 9 झील में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। इसलिए भाई साहब अपन गीत वीत नहीं लिखते, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। अरे मैंने कहा कम मकत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम मकत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना। इतनी सुनने पर अपनी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। वाह वाह क्या बात है, बढ़िया वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चला आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप। देखिए विकास कैसे जुड़ता है। हाँ। ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, हाँ। ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। विकास होता रहेगा। मैंने कहा पत्नी से मैं बच्चे करूंगा 8, वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा।
में ससुराल बनेगा। आप जिनका इंतजार कर रहे थे बिहारी लाल अंबर जी आ चुके हैं कि वो शहर शहर ही क्या जहां पर धुआं ना हो, वो शहर शहर ही क्या जहां पर धुआं ना हो, वो गांव गांव ही क्या जहां कुआं ना हो। जी चाहता है अंबर जी की जुल्फे चूम लूं, पर डर लगता है झुआ पर जुआ ना हो। एक बार जोरदार तालियां माइक पर बिहारी लाल अंबर आए और उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारथी साहित्यिक संस्था के तहत होने वाले इस कवि सम्मेलन को सादर नमन करते हैं। सारथी संस्था के सभी पदाधिकारियों को नमन करते हैं और बड़े भाई मफतलाल को ढेर सारे नमन करते हैं। लेकिन आपको देख के मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं। आज के कैसे कैसे चलन हो गए, अब फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। बहुत खूब भाई, रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। क्या कहने? अब तालियां अब आएंगी। और ज्योति मौर्य के चक्कर में दोस्त, क्या कहने? ज्योति मौर्य के चक्कर में दोस्तों, कितने आलोकों के दिल दफन हो गए, कितने आलोकों के दिल दफन हो गए। देखिए क्या कहने अंबर भाई? बहुत बढ़िया आपने सुना। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। हाँ। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। जय जय। और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि कभी मंच का बहुत स्नेह है और कभी मंच का आग्रह भी है कि हम ज़्यादा हास्य की तरफ उन्मुख रहें। बिल्कुल, क्योंकि हास्य रस ऐसा रस होता है। हाँ हाँ, हाँक के पढ़ेंगे जी, हाँक के पढ़ेंगे, पूरी सत्ता आपको सौंप के पढ़ेंगे। हाँ। और जब सार दिखेगा बाबा का तो एकदम चौंक के पढ़ेंगे। जय जय, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सियाराम मौर्य पार्षद हैं। देखिए सियाराम भैया को प्रणाम करता हूँ। सियाराम सब मैं सब जग जाना। भैया गोविंद गजब जी बहुत अच्छा है। संचालन अमिताभ खान में रहे। हाँ हाँ भाई सियाराम भैया, सियाराम भैया को प्रणाम करता हूँ। अब मैंने आपका नाम ले लिया, आप पूरी दुनिया में जाएंगे। बशर्ते कि सही बशर्ते की पत्नी एक ही रहेगी, ये नहीं कि पूरी दुनिया में चले गए तो 10 ठिते औरतें होंगी। ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप इतने वायरल हो, आपके नहीं हो पाए। हालांकि मैं सियाराम भैया मेरे कहने से शादी किए हैं। अच्छा, मैंने कहा सियाराम भैया जल्दी शादी कर लीजिए, ज्यादा उम्र में शादी करेंगे तो आपका नुकसान दूसरा फायदा उठा लेगा। बोले कैसे? हमने कहा ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं, हाँ। ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं। हाँ। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी बढ़ती है कि समय से पहले शादी कर लीजिए। और जहाँ ले माना कि जितने कुछ बेरोजगार छात्र बैठे हैं, बेरोजगार, इनको बेरोजगार मैं नहीं कहता, ये मिनी पूंजीपति हैं। अच्छा, पूंजीपति। हंसिए और दो हंसिए, इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कि तू भी बेरोजगार है। अब आप बताइए ये कहाँ से बेरोजगार हैं जिनके पास हंसी के इतने खजाने हैं? वो लोग अपने धन दौलत से बेगाने हैं। हाँ। मैं क्या करूं इन बेरोजगारों को जो अपने माँ बाप के लिए दीवाने हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे जेब में मेरे माँ बाप के पसीनों के पैसे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत दुआएं करता हूं। इनको बेरोजगार नहीं, इनको पूंजीपति कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इनके दिए हुए पैसे से किसी शहर के ऑटो रिक्शा
हाँ सड़क परिवहन, रेलवे और उत्तर प्रदेश के राजस्व चलते हैं और मकान मालिकों के बेटी के हाथ पीले होते हैं। सब्जियों की दुकानें, किरानों की दुकानें चलती हैं। हाँ आप छोटे मोटे आदमी नहीं, आप मिनी पूंजीपति हैं। आहा, इसलिए माना कि बेरोजगार हूँ पर असहाय नहीं हूँ। आहा, माना कि बेरोजगार हूँ पर असहाय नहीं हूँ। मैं लड़कियों के पीछे भागने वाला बॉय नहीं हूँ। जो भी कहता हूँ करके दिखाऊंगा एक दिन। मैं बातों से सरक जाऊं, लाइफ बॉय नहीं हूँ। क्या कहने मैं बातों से सरक जाऊं, लाइफ बॉय नहीं। अब अभी तो ये हमको बार बार ये अमित आभास और धनंजय शाश्वत और लवलेश यदुवंशी बार बार हमसे कह रहे थे कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। तो हम कहे कि भाई ऐसा है कि पहुँचे तो सही जगह है, लेकिन अगर इसी तरह से पूछेंगे तो और कहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए इसी तरह मैं रेलवे में सफ़र कर रहा था। रेलवे में सफ़र कर रहा था। हाँ तो हमारी कविता सुन के बगल वाली औरत बोली कहाँ के हैं। हाँ हम कहे हम तो पहले सही जगह के थे, लेकिन जब से शादी हुई तब से कहीं के नहीं। इसलिए अब मुझे पता नहीं हम कहाँ के हैं। तो कहें कि अच्छा बर्बाद हो गए लगता है। तो आप लोग का बहुत दुलार है, बहुत प्रेम है। बड़ा सबूत मांग रहे थे कहाँ पहुँचे। इन तीनों भाइयों के लिए कहा, गोविंद गजब भाई साहब, सुजीत भाई, तू अग्रवाल बनेगा न जायसवाल बनेगा, मोदी के लिए एक नया सवाल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, सुजीत भाई, कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ है जाए अस्पताल बनेगा। ये पुल जो देखिए विकास कैसे जुड़ता है। ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। विकास होता रहेगा। मोदी ने कहा, देखता हूँ कितने लोग गिराने वाले आते हैं, मोदी जैसे लोग बना बना के खड़ा कर देंगे। ये पुल मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। ये भीड़ जो बैठी है ऑफिस के सामने, बस 4 दिन के बाद ये हड़ताल बनेगा। और जब पेशकार को दिया है 500 रुपए, वो बोला अब सर्टिफिकेट तत्काल बनेगा। मैंने कहा पत्नी से मैं बच्चे करूंगा 8, वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। देख कर के बाल मेरे बोले दरोगा, ना जाने इस कवि का कब बाल बनेगा, ना जाने कब बाल बनेगा, ना जाने इस कवि का। 100 रुपया किलो आज टमाटर जो हो गया, औरत मेरी कहती है कैसे दाल बनेगा। औरत मेरी कहती है कैसे दाल बन। तालियां अब आनी चाहिए। और जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। भारत माता की, भारत माता की। लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। लवलेश यदुवंशी जिंदाबाद। हाँ, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। सब आएंगे कई सदियां, आएंगे कई सदियां, जाएंगे कई युग, मुश्किल से कोई अब बिहारी लाल बनेगा। मुश्किल से कोई
बहुत अच्छा। कमाल, ये कमाल। कविता मैंने तुरंत बनाई, कमाल बिहारी भाई, मैं तुरंत बनाते हुए अंबर भाई आपसे पहुंच गया। लाजवाब। जो लोग विद्यमान हैं ईश्वर अब उनको सलामत रखे, हाँ। जो लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं जो लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं ईश्वर उनको जल्दी प्रकट करे, और जो लोग आ करके चले गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सियाराम जी, हाँ। आपका ऐसे ही नाम सियाराम नहीं है, हाँ। आप अच्छी तरह सब जानते हैं। आपको अच्छी तरह पता था कि कवि सम्मेलन में कितनी देर चलना है, क्योंकि आपको ये मालूम था कि अच्छा वाला कभी कितनी देर खड़ा होगा। फालतू की बकवास 3 घंटे कौन सुनेगा। प्रचार के टाइम पे नहीं जाएंगे, सीरियल के टाइम पे जाएंगे। अर्पित भाई सोच रहे होंगे आप कि ये लोग हटे तो मोक्ष की प्राप्ति हो, कहां फंस गए। लड़के जान कम खाते थे कि ये कवियों को बकबक करने के लिए और बुला लिए। काहे भैया टावेल ओवेल डाल के टांग पसार के बैठे हो, एकदम अपने आप को एकदम अकबर जिले इलाहाबाद एकदम जिले लाही और हम लोगों को अनारकली समझ रहे हो। आनंद के साथ रहिए। फोटो भैया कैमरा में आ रही, बराबर खींचना कोशिश करना, आप आएगी ठीक। वैसे हम कैमरामैन से बहुत डरते हैं सियाराम जी, हमारा कलर जो है। जब क्रांति पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था माँ भगवती की वंदना कर रही थी। वो शुरू में ये कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ था। हाँ। और जिस वक्त वो माँ की वंदना कर रही थी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि पराम्बा भगवती माँ वैष्णो साक्षात मंच पर विराजमान हुई थी। वाह। अंत में हमको खड़ा किया गया है। अब ऐसा लगा जैसे शुरू माता वैष्णो के अवतरण से हुआ था और अंत में अब इतनी देर भैरव बाबा मंच पे प्रकट हुए हैं। हालांकि सियाराम जी ताली आप बजा रहे हैं, लेकिन आपकी भी स्थिति मेरी तरह ही मिलती जुलती हम दोनों भाई, ऐसा लगता है कि माघ के कुंभ मेले में पिछले जन्म में बिछड़ गए थे, इस जन्म में आकर के मिले। लेकिन बिल्कुल उपेक्षित मत महसूस करिएगा अपने आप को सियाराम भाई। हमारे और आपके कलर के जैसे लोगों की सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती। वाह। हल्के मत लीजिए आप, मजाक की बात नहीं है सर। मैं जिस जगह से आया हूं, मैं और ये क्रांति, वो रीवा सफेद शेरों के लिए कहा जाता है। जो लोग रीवा गए होंगे, अखिलेश दादा का तो वो गढ़ बन चुका है। रीवा सफेद शेरों के लिए व्हाइट टाइगर की धरती कहा जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मुझको देख करके सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो। दरअसल सियाराम भाई, कभी बात बता रहा हूँ, कभी सम्मेलन यात्रा अगर उपेक्षा आए कभी इस कलर की, तो आप याद रखिए, इनको बताइए कि हम और आप किस काम में आ सकते हैं। कभी सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर हमारे और सियाराम भाई के चेहरे से मत हटाइएगा। पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है, और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। क्या बात कह दिया, दिल को छू लिया। राक्षस कहने पर भी माला पहनाई जा रही है। भगवान आपका कल्याण करे। मिल जाने आप लोग मेरे आने तक बचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संचालक का नंबर आते आते केवल कुर्सी ही बचती है आदरणीय। मजाक नहीं, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आप लोग कौन बचे हैं। मैं एक बार जब संचालन कर रहा था तो रात को 3 बजे मेरा नंबर लगा जबलपुर कवि सम्मेलन में। अंत में मैं गीत पढ़ा, जैसे ये सुजीत भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा गीत, ऐसे मैं भी आलाप के जब पढ़ा आंख बंद करके और आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। हम उसको प्रणाम कर लिए, हम कहे आप धन्य हैं,
आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। बताइए मेरे गीत के लिए आप 3 बजे तक बैठे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा। मेरी कल बुकिंग है, तालियां जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। क्या कहने में भैया? 4 पंक्तियों से धीरे से थोड़ी देर के लिए शुरू कर दीजिएगा। 4 पंक्तियों से शुरू कर दीजिएगा, यही मान करके कि पंडाल भरा हुआ है। हाँ। ताली उतनी जिम्मेदारी है आप लोग की बचाने की नहीं। ये लोग चिढ़ाएंगे मुझको कि मेरे काव्य पाठ में ज्यादा बजी, जबकि मैं इनके काव्य पाठ में काहे धनंजय भाई, हाँ खींच लीजिए भैया। फोटोग्राफर मजाक आदमी नहीं है सियाराम भाई, फोटोग्राफर बहुत खतरनाक आदमी होता है। अच्छा, हल्के मत लीजिए। फोटोग्राफर दरअसल बड़ा हो कि वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। हल्के में अर्पित भाई मत दी। मैं जयमाले में बैठा था, मेरा कलर, हालांकि मेरा कलर भले इस तरीके से है, लेकिन मेरी श्रीमती जी कैटरीना कैफ की दूसरी अवतार है। अच्छा, हालांकि मैं भी किसी विक्की कौशल से कम नहीं लगता हूँ। क्या कहने? तो जयमाले में फोटोग्राफर आया, बोला भैया पैसा ज्यादा लगेगा। हम कहे पैसा क्यों ज्यादा लगेगा और इतनी देर तुम क्यों बता रहे हो? अब मेरा कलर देखिए, मेरी पत्नी का मत सोचिएगा आप लोग। बोला हम कहे इतनी देर क्यों बता रहे हो, पैसा ज्यादा क्यों लगेगा? बोले भैया कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हम कहे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बोले कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है, और कैमरे की ब्राइटनेस घटाता हूं तो दूल्हे की फोटो गायब हो। तालियां जोरदार बजाइए आप सब। क्या कहने में 4 भैया? पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर दीजिएगा। भाई आ रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं यहीं से। ये पंक्तियां क्यों मैंने लिखी, दादा लोग पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि दादा कह के मैंने गुनाह किया है, अखिलेश दादा गुस्सा रहे हैं। हाँ। ये प्रयागराज की माटी है, इधर कोई दादा बुजुर्ग नहीं होता है, यहाँ सब भूतपूर्व युवा होते हैं। अच्छा, 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, युवा मेरा मन के साथ सुनेंगे। ये पंक्तियां क्यों लिखी मैंने सियाराम जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में कॉन्वेंट, तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, मन के साथ सुनिएगा। मैं आप कुंवारों आप ही साथ देना मेरा, मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय हूं। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं। दादा आप मत गुस्साइएगा, हालांकि दादा से मेरे से नहीं गुस्साते हैं। दादा से हम अभी एक दिन पूछ रहे थे, हम लोग सिगरौली जा रहे थे, तो हम कहे दादा बहुत दिन से ये लोग अध्यक्ष बना देते हैं, ये बताइए सच सच कि कितने उम्र के हो गए, कितनी उम्र हो गई? अखिलेश दादा इसी खतरनाक नहीं पूरे देश में। कहीं नमित अभी क्या उम्र है? अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिए यहां से कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। ये भैया रिकॉर्डिंग धर दो मोबाइल, इतनी देर रोज रिकॉर्डिंग करने की आदत पड़ जाएगी तो घर में आप फंस सकते हो पड़ोसी से किसी कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली। आपने साहित्य समाज की ओर से हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी।
मैं शुद्ध पंडित आदमी हूँ रीवा का, मेरी भी आदत खराब है। जब ये अखिलेश दादा हमको कलकत्ता ले गए पहली बार हवाई जहाज में, मेरी भी आदत खराब थी। एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। अब पंडित आदमी से कोई पूछ ले कि क्या चाहिए तो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको। हम कहे हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के रहीम नहीं बैठे हैं। तालियां एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुरू करता हूं। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। आखिर जब दूसरी पारी में ये पारी विवाह की खेली जाती है तो नई नई हीरोइनों मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने जब उन नई नई हीरोइनों से शोध किया तो 4 पंक्तियां निकल करके आई। अगर शोध ठीक लगे तो फिर आनंद लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लग, धन्य है दादा, गजब है। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम सोचे ताली कविता में मजा आ रहा है, जब निकाल करके डाले तब गजब है यार। ये रीवा सतना प्रयागराज इधर अंचल ये इतना खतरनाक है। ये अंचल ही हम लोगों का खतरनाक है। यहाँ के आदमी से आप पूछ लीजिए कि आपको राजश्री चाहिए कि पद्मश्री चाहिए, तो कहेंगे पहले राजश्री ले आओ 40 वाली, फिर पद्मश्री बाद में देखा जाएगा। 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत भैया। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आप लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें। अंतिम पंक्ति में ताली बजाएं कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। ये लोग ऐसे शांत बैठे हैं जैसे अब एकदम कोई शमशान घाट में बैठा रहता है। जबकि मैं पूरी रात इनकी उन कविताओं में भी ताली बजाया हूं जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। मैं पूरी रात बाह किया हूं। मैं पूरी रात अब ये ऐसे बैठे हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में एक ही बाथरूम हो। अब मेरा काम हो गया, अब तुम लगे रहो। आनंद के साथ आप लोग भी थोड़ा पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जान कर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और आखिरी पंक्ति में अगर राज की बात ठीक लगे तो फिर पे के हाथ आकाश में खुले कर दीजिएगा कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। बढ़िया मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं। तरोताजा? हाँ, जैसा क्रांति बता रही थी, मैं उभरता हुआ पति। हाँ, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ है वैसे मैं उभरता हुआ पति। ललित भाई एक दिन वो मुझसे कह रही थी कहीं जानते हैं, हाँ आज तो हरितालिका तीज व्रत थी। आज हरितालिका तीज व्रत थी तो हम सुबह सुबह फोन लगाए तो हम कही कि तीज की शुभकामनाएं आपको। अब मैं सफर में था। अच्छा, कही तीज की आपको शुभकामनाएं। हम कहें ये बताओ तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति महादेव हों, क्या तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति माटी के महादेव हों? हाँ, ये तीज में दिक्कत होती है। जिनके लक्षण और हरकतें नंदी की तरह होती हैं वो भी आज के दिन अपने आप को शंकर जी मानने लगता है। लेकिन हो सकता है आनंद के साथ रहिए। आप मानसिकता आप लोगों की जिस प्रकार है, मैं 2-3 मिनट और आपके बीच निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। और सुनिए, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं जैसा मैं बता रहा था। एक दिन वो मुझसे कह रही थी कि जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो 4 पंक्तियां सुनिए। एक शोध मैंने की, ये लवलेश भाई ओज के कवि हैं, मैं खोज का कवि हूं। अच्छा, मैंने एक खोज की कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, स्वागत गधे पे क्यों नहीं जा सकता? 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे में क्यों नहीं जा सकता है। निवेदन करता हूं, सुने कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार। एक दिन वो मुझसे और कह रही थी कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की?
बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां सुनिए और निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। तालियां बजा के जिस मन से आपने तालियां बजाई, जिस मन के साथ अंतिम पंक्ति में ताली बजाई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपका चरित्र चित्रण कर दिया हो। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके मैं स्थान लेता हूं। आप सबने मन के साथ सुना बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि सिर्फ हंसी ठहाके पे बात बीत जाए। 4 पंक्तियां संस्कार की पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। हालांकि संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये प्रयागराज से सटा हुआ हमारा रीवा है, तो संस्कार बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, खान पान बोली भाषा भी मिलती जुलती है। हमारे और आपके यहाँ संस्कार ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए सियाराम भाई, तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू, बाबूजी की अस्थियां लेके तुम संगम चले जाओ, हम जरा तिरही की तैयारियां कर लें। छोटा वाला आया रीवा से अस्थियां लेकर, 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, यहीं तो वो वहीं नाले में बाबूजी को निपटा के चला गया रीवा। तो अब बड़ा वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, तो वो अगले दिन भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू, बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए अपना और अपने घर का। कहा छोटू, बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू कहा भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 200 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आए थे, 10 किलोमीटर वहां से संगम बचा था तो नहीं जा सकते। 4 पंक्तियां अंतिम 4 पंक्तियां। ऐसा ना हो कि हंसी ठहाके पे रात बीत जाए। कुछ आए हैं तो इन युवाओं को दे रखे जाता है। एक बार हम सब बड़ी बीमारी से लौट करके आए हैं और ये सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है कि हम आप इस बीमारी के बाद एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आप सब भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। एक घटना इस बीमारी पर दिखाई दी कि कुछ लोग हमारे गांव लौट के आ रहे थे। कौन लोग गांव लौट के आ रहे थे, मैं चित्र दिखाता हूं, निवेदन करता हूं। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है, माताएं बहनें कुछ चली गई हैं, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। ये बीमारी मैं निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां कौन लोग गांव लौटे सुनेगा कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। इन आकाश से उतरते हुए चैनलों ने, 375 चैनलों ने कुछ इस प्रकार वातावरण गंदा कर दिया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां संभालिएगा कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। आभार। आपने दूसरी पंक्ति में ताली बजाने की कोशिश की है तो अंतिम पंक्ति में महोत्सव से विदा करेंगे, मुझे पता है कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी आई है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो विदा कर दीजिएगा प्रयागराज वालों, बहुत स्नेह दिया आप सबने कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए।